गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल नीलिट आईटी गुरुकुल पर। और मेरा नाम है सुशांत कुमार उपाध्याय। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। मेरा नाम है सुशांत कुमार उपाध्याय और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है या व्हाट्सएप नंबर है 7897254607, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे नाइलिट की ओ लेवल की क्लासेस आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें कि फिफ्थ रिवाइज्ड सिलेबस के M2 यानी कि वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग इस सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट या मॉड्यूल के बारे में आज मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। फिफ्थ रिवाइज सिलेबस यानी कि और पैटर्न क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीके से है, जैसे कि सपोज मान लीजिए मैं एक ओ लेवल का स्टूडेंट हूँ और हमें जब ओ लेवल देना है तो हमें कम से कम चार ये चार पेपर्स क्लियर करने हैं, जिन्हें मॉड्यूल कहा जाता है। फोर पेपर्स। और इन चारों के नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे जिसको पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी M2R5। M2R5 जिस सब्जेक्ट का नाम है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो पब्लिशिंग को मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इसका सिलेबस क्या है। वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग ये इस मॉड्यूल का नाम है। वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग M2R5। मेरे चैनल का नाम है नीलिट आईटी गुरुकुल। सॉरी, नीलिट आईटी गुरुकुल। और मेरा नाम है सुशांत कुमार उपाध्याय। जैसा कि बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है
7897254607। तो दोस्तों, ये तो रही कुछ मेरे चैनल के बारे में जानकारी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हमारा जो सब्जेक्ट है जिसे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग, उसे M2R5 के नाम से जाना जाता है। M2R5 के नाम से जाना जाता है ओ लेवल में। और इसका सिलेबस जो फिफ्थ रिवाइज्ड सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है हमें। पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि 4 पेपर्स हैं, चारों ऑप्शनल हैं, और चारों 100 नंबर के होंगे, जिनमें 100 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है पास होने के लिए। और इससे ऊपर आपके जितने भी आते हैं उससे आपका ग्रेड बनेगा। ABCD, ये 4 ग्रेड हैं। इसके बाद F है, यानी फेल। तो डी ग्रेड जो होता है वो, उसको लाने के लिए कम से कम आपको 33% मार्क्स लाना कंपलसरी यानी अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसके साथ हर पेपर का एक अपना अलग प्रैक्टिकल पेपर होगा, उसे भी पास करना सेपरेटली। सेपरेटली यानी कि अलग अलग अनिवार्य है। जैसे कि M2R5 का जो प्रैक्टिकल है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का, तो वो भी 100 नंबर का होगा। उसमें भी आपको 33% लाना अनिवार्य है। और दोनों का वेटेज मिला करके 50% होना चाहिए। जैसे कि सपोज अगर आपने 60% आपको थियरी वाले पेपर में, यानी कि ऑप्शनल जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उस पेपर में आपने 60% अटेम्प्ट किया और 60% क्वेश्चन आपके सही हैं, और प्रैक्टिकल में 40% आपको मार्क्स मिले, तो दोनों को मिला करके जो दोनों का एवरेज है उसको मिला करके आपका 50% बनता है अगर, तो आप पास माने जाएंगे। तो ये तो थी कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपको सिलेबस दिखाना, जो फिफ्थ रिवाइज्ड सिलेबस है। तो अभी मैं M2R5 का सिलेबस ही आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो देखिए, ये सब चीज़ें मैं स्क्रीन पर से आपको हटा के बताने जा रहा हूँ, तो स्क्रीन अपना साफ सुथरा दिखे, इसलिए मैं अब यहाँ से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ अपना सिलेबस बताना कि हमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और आज मैं आपको इंटरनेट के बारे में बताऊँगा कि इंटरनेट क्या चीज़ है। कुछ लोग सोचते हैं कि इंटरनेट किसी कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे अगर कोई टेंडा का इंटरनेट यूज कर रहा है, या सपोज कोई BSNL का इंटरनेट या ब्रॉडबैंड या कुछ भी वाईफाई किसी भी तरीके से यूज कर रहा है, तो वो सोचते हैं कि सिर्फ BSNL कंपनी है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती है, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। वास्तविकता में इंटरनेट का मतलब होता है एक विश्वव्यापी जाल, यानी कि पूरे विश्व में जो नेटवर्क फैला हो, वह
इंटरनेट कहलाता है। इंटर यानी कि इंटर यानी कि इंटरनल, यानी कि अंदर ही अंदर फैला हुआ नेटवर्क। तो इससे लाखों या करोड़ों कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं। विश्व के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, आप चाहें तो उन्हें इंटरनेट के थ्रू आपस में जोड़ सकते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, अब मैं वो आपको बताता हूँ। पहले सिलेबस तो हमने देख एक बार एक झलक देख लेते हैं, फिफ्थ वाइज सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद आज मैं आपको इंटरनेट के बारे में ही हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं बताते हुए। देखिए, M2R5 हमारे सब्जेक्ट का क्या नाम है। M1R5 जो है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। ये M2R5 ये मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। बच्चों इस सब्जेक्ट को हल्के में मत लिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट में बहुत सी बैक्स भी आ जाती हैं, यानी कि बच्चों को दोबारा बार बार पेपर देना पड़ता है। तो आप लोग इसे थोड़ा अच्छे से तैयार कीजिएगा, और आगे चलकर ये आपके कैरियर में बहुत ही काम भी आएगा। अगर आप इसे वेब डिज़ाइनिंग को अपने कैरियर के रूप में अपनाते हैं तो इसमें बहुत से फ्रेमवर्क्स भी आपको मिलेंगे, जिनकी सहायता से आप जल्दी से उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, जो कि आप इसमें पढ़े हैं। और वेबसाइट आपकी अच्छे से और कम समय में तैयार हो जाएगी। यहाँ उसकी एक झलक है आगे चल के। अगर आप ए लेवल करते हैं और बी लेवल करते हैं, या फिर BCA MCA BTech कंप्यूटर साइंस से या फिर IT से करते हैं, तो आपको वेब डिज़ाइनिंग अगर चूज़ करते हैं तो आपको ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे सिलेबस सिलेबस के बारे में हम लोग देखते हैं। एक चीज़ और देखिए, पास परसेंटेज जो मैंने आपको बताया था फेल्ड, 50% से नीचे आने पर आप फेल माने जाएंगे। 50 से 54% के बीच में आने पर D ग्रेड आपका होगा। 55 से 64% के बीच में आने पर C ग्रेड। 65% से 74% पे B ग्रेड। 75% से 84% आने पर A ग्रेड। और 85% या उससे अधिक ऊपर आने पर S यानी एक्सीलेंट जिसे कहा जाता है, यह ग्रेड आपको प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग में हमें क्या क्या पढ़ना। मैं जल्दी ही आप लोगों को इन सब की PDF भी दे दूंगा। और इसके बाद देखिए, M1R5 M1R5 का आपको यहाँ पे सिलेबस देखने को मिल रहा है। और M2R5 का भी इसी के नीचे आएगा। मॉड्यूल M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल।
ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ड्यूरेशन क्या है, और आउटलाइन ऑफ मॉड्यूल। जुलाई 2023 तक मैं आपको ये सब्जेक्ट कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और देखिए, डिटेल्ड सिलेबस। इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन, introduction of internet, www, what is website, how the website works, web pages, front end, back end, client and server, scripting languages, responsive web designing, types of websites, static and dynamic websites। तो ये चीज़ें आपको फर्स्ट टॉपिक में पढ़नी है। इतना पूरा सिलेबस नहीं। इसके बाद आपको एडिटर्स, नोट पैड, डाउनलोडिंग फ्री एडिटर्स, नोट पैड प्लस प्लस, सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर, मेकिंग यूज ऑफ एडिटर, फाइल क्रिएशन एंड एडिटिंग, सेविंग, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर HTML। HTML एक लैंग्वेज है जिसे ये आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या कोडिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं कि ये एक आधारभूत लैंग्वेज है जिससे कि वेबसाइट के निर्माण में यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, हेड सेक्शन एंड एलिमेंट्स ऑफ हेड सेक्शन, ये सब चीज़ यहाँ पर। CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। HTML से किसी वेब पेज का निर्माण करने के बाद वह डिज़ाइन करने के लिए हम CSS यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का यूज करते हैं। और CSS फ्रेमवर्क में W3.CSS इंटू, और ये सब चीज़ें होती हैं। जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS, ये पहले नहीं था फोर्थ ईयर सिलेबस में, लेकिन अब आ गया है, इसलिए जावास्क्रिप्ट और एंगुलर JS भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। फोटो एडिटर भी पहले नहीं था, आपको पढ़ना फोर्थ सिलेबस में, जो कि फोर्थ ईयर सिलेबस है, जिसमें मैंने अटेम्प्ट किया था ओ लेवल और मैं पास हुआ था। मैं भी एक डायरेक्ट स्टूडेंट हूँ, और मैंने भी 2022 में ही कंप्लीट किया है अपना ओ लेवल। फीचर्स ऑफ फोटो एडिटिंग टूल्स, सिलेक्शन टूल्स, पेंट टूल्स, ट्रांसफॉर्म टूल्स, टेक्स्ट टूल, layers, brightness, contrast, improve colors and tone, filters, web publishing and browsing। ओवरव्यू, ये भी नया टॉपिक ऐड किया गया है। ओवरव्यू, HTML, वेब होस्टिंग बेसिक्स, HTML, CGL, डॉक्यूमेंट्स, इंटरचेंज स्टैंडर्ड्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेब पब्लिशिंग, सो ऑन। मतलब कि ये सब चीज़ें आपको नए सिलेबस में पढ़नी है। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ने लायक है, क्योंकि अगर कोडिंग कोडिंग की बात है यहाँ पर, अगर कोडिंग में या फिर थोड़ा भी कहीं पे आपने, जैसे आपको दिया गया कोई पेज बनाने के लिए HTML की सहायता से, कोई लिस्ट बनाने के लिए, या फिर कोई भी वेब पेज बनाने के लिए आपको दिया गया है, फॉर्म बनाने के लिए, तो आपने उसमें कहीं पर गलती की तो इससे आपके काफ़ी नंबर कट सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इस सब्जेक्ट का M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के तहत मैं आपको बता देता हूँ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स। आज मैं आपको बताता हूँ जिनके बारे में आपको अभी तक शायद पता नहीं होगा। तो इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट मैंने आपको बता दिया, यह विश्वव्यापी नेटवर्क का जाल होता है जिसमें लाखों या करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये किसी कंपनी द्वारा नहीं दिया जाता है, किसी का एकाधिकार नहीं है इस पर। जैसे BSNL, आप कह दें कि आप BSNL का इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो BSNL का एकाधिकार है इंटरनेट पे, ऐसा कुछ नहीं है। BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, आपको भारत में इंटरनेट की सेवाएं प्रदान कर रही है, तो BSNL ही एकाधिकार है इंटरनेट पर, ऐसा नहीं है। हर देश में अलग अलग इंटरनेट को प्रदान करने वाली कंपनियां होती हैं, परंतु वह अपना एक परंतु एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है विश्व में, या कई सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। उनको उन उनसे उन्हें
उन्हें आप सर्वर कह सकते हैं। सर्वर से आप किसी भी कंपनी के थ्रू डेटा को वाईफाई के रूप में या टेलीफोन लाइन के जरिए या ब्रॉडबैंड के जरिए आप ले सकते हैं सर्वर को, सर्वर के थ्रू, सर्वर के द्वारा। और आप एक क्लाइंट होते हैं, तो क्लाइंट और सर्वर जब आपस में रिलेट होते हैं तो इंटरनेट के थ्रू ही वो रिलेट होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। मूलतः इंटरनेट का इतिहास मैं आपको बताता हूँ। तो इंटरनेट का प्रयोग अमेरिकन सेना के लिए किया गया था। शीत युद्ध के समय अमेरिकन सेना एक अच्छी बड़ी विश्वसनीय संचार सेवा चाहती थी। 1969 में ARPANET नाम का एक नेटवर्क बनाया गया। ARPANET बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। इसे आप गूगल पे इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपसे कहीं पर पूछ भी लिया जाए। ये है ARPANET। ये वर्ड आप लोग जरूर गूगल पर सर्च करके इसका फुल फॉर्म खोज लीजिएगा। यहाँ टाइम कम है इसलिए मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें सिर्फ इतना हिंट कर दे रहा हूँ कि ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है। और 1969 में ARPANET का नेट निर्माण किया गया, बनाया गया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 1969 में 1969 में ARPANET को बनाया गया। इसके बाद ये चार कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर बनाया गया था। तब इंटरनेट की प्रगति सही तरीके से शुरू हुई थी। 1972 तक इसमें जुड़ने वाले कंप्यूटर 37 हो गए थे। यानी 1972 में 1972 37 कंप्यूटर्स। 37 कंप्यूटर्स इसमें जुड़ चुके थे। और 1973 तक इसका विस्तार इंग्लैंड और नॉर्वे तक हो गया। 1973 तक। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है दोस्तों, आप लोग इन्हें जरूर नोट्स बनाते जाइएगा। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। 1973 तक इंग्लैंड और नॉर्वे तक। इंग्लैंड और नॉर्वे तक 1973 तक इंटरनेट का विस्तार हो चुका था। और 1974 में ARPANET को सामान्य लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया। उन्नीस सौ चौहत्तर में सामान्य लोगों के लिए ARPANET को यूज में लाया गया, और जिसका नाम उस समय ARPANET से बदलकर टेलनेट कर दिया गया। सॉरी, यहाँ मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी है। स्पेलिंग मिस्टेक है, टेलनेट है, डबल एन ना होके सिंगल एन होगा।
1974 में ARPANET का नाम क्या मैंने बताया, टेलनेट। इसे जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। टेलनेट हो गया। और इसके बाद 1982 में सामान्य कुछ नियम बनाए गए। 1982 में नेटवर्क के लिए सामान्य नियम बनाए गए। इन्हें प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया और टीसीपी आईपी का नाम दिया गया, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी ऑब्लिक आईपी, टीसीपी आईपी का नाम दिया गया। इन सब के बारे में आप लोग नोट करते जाइएगा और इंटरनेट पर देखते जाइएगा टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या है। ये सब चीज़ें 1973 में इंग्लैंड प्लस नॉर्वे तक, ये आप ध्यान रखिएगा। इंटरनेट या ARPANET का विस्तार हो गया था 1974 में। ARPANET का नाम बदल कर टेलनेट कर दिया गया और इसे सामान्य लोगों के लिए उपयोग में रख दिया गया। और 1969 में इसका ARPANET का शीत युद्ध के समय, अमेरिकन सेना के शीत युद्ध के समय इसका विस्तार 4 कंप्यूटरों के साथ शुरू किया गया था, जो कि 1972 में इसमें जुड़ने वाले कंप्यूटरों की संख्या 37 हो गई थी। 1973 तक ये मैंने बता ही दिया था। और इसके बाद से 1990 में ARPANET को समाप्त कर दिया गया तथा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क के रूप में इंटरनेट बना रहा। वर्तमान में इंटरनेट के लाखों या करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वीएसएनएल मैं आपको बता चुका था पहले, फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वीएसएनएल विदेशों से, यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड आप कह सकते हैं जिसे। विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसके द्वारा हमें विश्व से इंटरनेट की सेवाएं भारत में प्रदान की जाती हैं और टीसीपी आईपी का इसे भी पालन करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम सुशांत कुमार उपाध्याय है और मेरे चैनल का नाम है नीलिट आईटी गुरुकुल, नीलिट आईटी क्लासेस के नाम से भी आप इसे सर्च कर पाएंगे। और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार फिर से, नीलिट आईटी